वेलकम टू द मनीष द लर्निंग ऐप। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स जो है एक तरह की फील भी है और एक तरह की समझ भी है। तो फिजिक्स को हमको समझना भी होता है और हमको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे रोजमर्रा की लाइफ में कई सारी चीजें होती है जो अनजाने में हम उसको करते हैं, लेकिन बाद में जब हम उसको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ये फिजिक्स से रिलेटेड थी। जैसे कि दरवाजे को खोलना, दरवाजे को लगाना, किसी चीज का वेट करना, किसी को उठाना, है ना। जैसे कई बार आपने देखा हो सिलेंडर वाले को, सिलेंडर को कैसे जमीन पे ऐसे रोल करते हुए ले जाता है। क्रिकेट खेलना, बॉल को हिट करना, हैमर से किसी हथौड़ी को मारना, है ना। कार का चलना, रुकना, फिसलना, गिरना, सब कुछ किससे रिलेटेड होता है? सब कुछ फिजिक्स से रिलेटेड होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। अब फिजिक्स तो हो गई एक तरफ से। अब फिजिक्स में क्या होता है ना, एक पोर्शन और होता है जो होता है मैथमेटिकल वाला, जिसमें क्या होता है ना, आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व करना होता है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम थ्योरेटिकल आंसर नहीं कर सकते, उनके लिए हमें मैथमेटिक्स भी यूज करनी होती है। तो मैथमेटिक्स यूज करने के लिए हमको मैथमेटिक टूल्स की जरूरत पड़ती है। टूल्स का मतलब हो गया कोई भी काम करने के लिए, जब हमको कोई कोई भी काम करना है सपोज हमको, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएट टूल्स की जरूरत होती है ना। जैसे मान लो कि आपको इस फैन को चलाना है, इस फैन को खोलना है, तो आपको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज है, जैसे मान लो मूर्ति वाला है, अगर उसको मूर्ति बनानी है तो उसके लिए उसको छोटा हैमर चाहिए, छोटी वाली हथौड़ी चाहिए, है ना। तो कुछ ना कुछ भी काम करो, आपको कुछ ना कुछ आपको टूल्स की आवश्यकता होती है। उसी तरह से फिजिक्स में भी जब मैथ्स वाला पोर्शन हम सोल्व करते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, कुछ चीजों की जरूरत होती है। क्या होती है? उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। यानी मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम उसको किसके थ्रू सोल्व करेंगे? मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू सोल्व करेंगे, है ना। अब टूल्स होना और उसको यूज करना दोनों अलग अलग चीज होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको टूल्स तो मिल गया, लेकिन उस टूल्स का एप्रोप्रिएट हम यूज कर पाए या नहीं कर पाए, वो अलग अलग चीज होती है, ठीक है। जैसे जो काम सुई का होगा वो सुई करेगी, जो 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 काम हैमर का होगा वो हैमर करेगा, है ना। जो काम तलवार का होगा वो तलवार करेगा। ऐसा नहीं है कि सुई का काम तलवार कर देगी। तो टूल्स तो है, लेकिन उनको यूज कैसे करना है वो सब हम आज यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने से पहले फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा हमको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जिनके बारे में हमको आगे आंसर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटी, जनरली फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कांस्टेंट और दूसरी होती है वेरिएबल। दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक होती है कांस्टेंट और दूसरी होती है आपकी वेरिएबल। कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, जो फिक्स रहती है। जैसे कि कोई कांस्टेंट ले लो, जैसे कि पाई है, तो पाई की क्या वैल्यू होगी? एक फिक्स वैल्यू होगी 3.14, है ना। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। लेकिन कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लो टाइम। अब टाइम क्या है? टाइम तो क्या है, चेंज होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। वो कैसी क्वांटिटी कहलाती है? आपकी वेरिएबल क्वांटिटी कहलाती है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी वो जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होगी? वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो चेंजेबल क्वांटिटीज को हम वेरिएबल में लेते हैं, और जो कांस्टेंट जो चेंज नहीं होती है उनको हम किस में लेते हैं? कांस्टेंट में लेते हैं। अब वेरिएबल क्वांटिटीज में भी क्या होती है? दो टाइप की क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट नाम से हमको पता चल रहा है कि इस तरह की क्वांटिटीज या इस तरह की वेरिएबल क्वांटिटी जो दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हो, यानी कि इस क्वांटिटी की वैल्यूज दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अगर वो चेंज होगी तो इसमें भी चेंज आ जाएगा, है ना। तो ये कहलाएगी डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी ऐसी है जो किसी और दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मैं बात करूं, अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जैसे कि हम बोल सकते हैं टाइम। क्या होती है? टाइम। टाइम जो होता है
वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम का एक अपना चक्र होता है, एक अपना साइकिल होता है, वो उसके अकॉर्डिंग चलता ही रहता है। आपके रुकने से टाइम कभी नहीं रुकेगा, वो टाइम चलता ही रहेगा। तो वो कैसी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या हो गई? एक क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने बैंक से लोन लिया है, तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने वो लोन कितने टाइम के लिए लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट पे होता है ना। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। जितने लंबे समय के लिए आप लोन लोगे उतना ज्यादा हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या टाइम इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है? नहीं। टाइम आप लोन लो या ना लो, टाइम तो उसके साइकिल के अकॉर्डिंग चलता ही रहेगा। तो यहां से हमको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि वेरिएबल क्वांटिटी में दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और ये कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट होती है। देखो आगे हम बात करेंगे, जैसा भी मैंने बताया कि डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इन दोनों के बारे में बात की अभी हमने। डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को जिसके थ्रू हम रिलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जिस चेन के थ्रू जुड़ी होती है या जिसकी वजह से ये आप एक दूसरे को रिलेट करती है वो कहलाता है आपका फंक्शन। यानी फंक्शन जो होता है वो दो क्वांटिटीज को क्या करता है? रिलेट करता है। कौन कौन सी को? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच के जो रिलेशन होता है उसी को हमने बोला है यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम मैथ्स में हम फंक्शंस के बारे में ही पढ़ते हैं। जैसे फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं जनरली अगर देखा जाए तो, देखो फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। और कौन से फंक्शन होते हैं? एलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक। ये इतने टाइप के फंक्शंस होते हैं जनरली जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या हो गया? जैसे कि साइन एक्स, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब किस में आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं ना। एलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 समथिंग समथिंग, इस तरह की इक्वेशन जो होगी वो कैसा कहलाएगा? आपका एलजेब्रिक कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया e की पावर x समथिंग, किसी की भी पावर समथिंग, e की पावर x क्या हो जाता है? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इनवर्स फंक्शन सपोज साइन इनवर्स x, और लॉगरिथमिक फंक्शन तो हम जानते ही हैं। तो ये इस तरह के फंक्शंस होते हैं इतने सारे। अब इन सभी फंक्शंस में दो क्वांटिटीज होंगी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को आपस में जो रिलेट करेगा वो फंक्शन कहलाएगा, और फंक्शन होंगे इतने टाइप के। तो ये सारे टाइप के फंक्शन हम धीरे धीरे एक एक करके क्या करेंगे? इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतने टाइप के फंक्शंस हो गए। आगे देखो अभी मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को जो रिलेट कर रहा है उसको हमने बोला फंक्शन। अब फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लेते हैं, मान लिया कि एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, आर रेडियस है। अगर मैं बात करूं इसके सरकमफेरेंस की, तो इसका सरकमफेरेंस को अगर मैं एल बोलता हूं तो वो कितना कहलाएगा? आपका 2 पाई आर। कितना कहलाएगा? 2 पाई आर। तो यहां पर जो इसका सरकमफेरेंस है, ये जो सरकमफेरेंस है ये किसका फंक्शन है? ध्यान से देखो, यहां पर ये एल जो है ये क्या कहलाएगा? इसका सरकमफेरेंस। ये तो ये इसका एल क्या है? सरकमफेरेंस है। ये सरकमफेरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? आर। यानी कि आर अगर हम चेंज करते हैं
तो क्या ये सर्कल बड़ा होता चला जाएगा? क्योंकि अगर हम r चेंज करेंगे तो ये सर्कल की सर्कमफेरेंस बढ़ेगी, तो इसका मतलब r पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब सीधे सीधा हमको पता चल गया कि ये दोनों वेरिएबल हो गए, क्योंकि ये चेंज करूंगा तो मैं l भी यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में जो रिलेट करेगा वो फंक्शन होगा, क्योंकि l और r दोनों क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। यहां पर r किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन l डिपेंड कर रहा है r पे, क्योंकि r को चेंज करेंगे तो l ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहां पर l जो है वो r का फंक्शन है। अब इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं f ऑफ r। इसका मतलब हो गया l इज अ फंक्शन ऑफ r, तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई r। ये बात आई थोड़ी थोड़ी समझ में। अब देखो और क्या कर सकते हैं, मान लो अगर मैं एरिया की बात करूं, सर्कल का एरिया कितना कहलाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखो यहां पर, तो एरिया जो है वो किसका फंक्शन है, आर स्क्वायर का फंक्शन है, यानी आर का फंक्शन है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ आर, तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। अब आर से रिलेट करोगे तो क्या लिखूंगा मैं, देखो एफ इक्वल टू एफ आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या है ना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि f इक्वल टू 1 पर, f इक्वल टू 2 पर और f इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हमको क्या करना है, सीधा सा हमको पता है कि r की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। देखो यहाँ पे अगर r की जगह 1 पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में तो क्या मिलेगा हमको, पाई मिलेगा। r की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पर तो क्या मिलेगा मुझे, 4 पाई मिलेगा। 3 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा, 9 पाई मिलेगा। तो ये जो हमको आउटपुट मिल रहा है ये सब क्या है, ये एरिया है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस r पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे ये r चेंज होगी वैसे वैसे ही ये एरिया चेंज हो जाएगा। तो यहां से एरिया की डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, r पे आ रही है। किस पे आ रही है, r पर। तो एरिया और r का जो बीच का रिलेशन है हम इसको किसके थ्रू समझाते हैं, इसको हम फंक्शन के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब देखो ये तो हो गई समझाने वाली बात, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनको सोल्व कैसे करेंगे हम, ऐसे इस तरह से हम सोल्व करते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये एक एग्जांपल है सपोज। अब आपसे पूछा जा रहा है f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ क्या होगी, f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, फाइंड वैल्यू f ऑफ 2, f ऑफ x, f ऑफ x माइनस एक्स। ठीक आपको ये दे दिया है यहां पर, ठीक। और मान लो आपको एक और फंक्शन दे दिया f ऑफ 1, f ऑफ 1 की हमको वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। ये हमको इस तरह से फंक्शन दिए हुए, तो हमें इसमें घबराना नहीं है। सिंपल सी बात, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 1, यहां पर क्या लिखा है, f ऑफ 0, यानी कि फंक्शन में आपको क्या करना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, y को देखो, y को मैं डिनोट कर सकता हूं यहां पर, इधर देखो f ऑफ x के साथ, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। f इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह पर हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। देखो यहां पर 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0। ठीक, अगेन देखो f ऑफ 1, अब f ऑफ 1 की जगह हमको क्या पुट करना है, फंक्शन में 1 पुट करना है। 1 पुट करोगे तो यहां कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। आगे देखो 2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। x पुट करोगे यानी x की जगह पर x ही पुट करना है तो कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर मिल जाएगा हमको यहां से। अब x की जगह पर क्या पुट करना है हमको, x माइनस 1, तो थोड़ी देर के लिए क्या करो, ये ब्रैकेट बना लिया, और x की जगह पर क्या पुट करना है, x माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल तरीके से करना है। अब ये वाली जो बात है ये हमको थोड़ी सी समझनी होगी। f ऑफ 1, यानी कि हमको दो फंक्शंस की वैल्यू निकालनी, यानी फंक्शंस के अंदर फंक्शंस आ गया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो f ऑफ 1 की वैल्यू है 1। इस फंक्शन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पर क्या मैं उसकी जगह 1 लिख सकता हूं।
इसका मतलब अब हमको क्या करना है, फंक्शन में 1 रखना है, वहां पे वापस 1 रखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी f ऑफ 1 की f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो देखो सपोज आपको फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1, ये आपको एक फंक्शन गिवन है। सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया, पूछा गया f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ 1, ये आपसे फंक्शंस यहां पर पूछे गए है ना। अब क्या करना है हमको, फंक्शन हमको गिवन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो f ऑफ 0 मतलब फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। देखो यहां पर 0 पुट करो तो ये 0, क्या बचा ऊपर -1, ये 0 नीचे बचा +1, तो क्या मिला तुमको -1। इसी तरह से f ऑफ 1 पुट करना है, देखो x की जगह पर f ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 - 1 क्या हो गया 0। अब 0 अपॉन कुछ भी हो तो वो क्या कहलाएगा 0 x, तो f ऑफ x यानी x की जगह पर क्या पुट करना है आपको यहाँ पर x, तो x की जगह पर तो पहले से x ही लिखा हुआ है, वापस से x लिखोगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, वही फंक्शन बन जाएगा। अब नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है f ऑफ x, तो सबसे पहले तो क्या करना है f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, जो हम निकाल चुके हैं, कितनी है x माइनस 1 और x प्लस 1। ये क्या हम f ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो इसको अब जब इससे, यहां देखो ध्यान से, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको जब हम यहां रखेंगे इसका मतलब अब x की जगह पर हमको क्या पुट करना है x माइनस 1 और x प्लस 1। इधर देखो ध्यान से, फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है x माइनस 1 और x प्लस 1। देखो यहां पर, तो x की जगह पर मैं लिख रहा हूं पहले x माइनस 1 x प्लस 1, और ये -1 तो ऐसा ही रहेगा, डिवाइड में अगेन x की जगह पर x माइनस 1 x प्लस 1, और ये +1 तो ऐसा ही रहेगा। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो सोल्व करो, एलसीएम लो इसका, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, क्योंकि देखो दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहां पर प्लस x प्लस 1। ध्यान से देखो ऊपर तो x माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या तुमको, देखो -2 डिवाइड बाय 2x, 2 से 2 कैंसिल, 1 - x, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ पर -1/x। इसी तरह से अब आपको क्या निकालना है f ऑफ 1, तो सबसे पहले f ऑफ 1 की वैल्यू पता होना चाहिए, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। देखो x की जगह 0 पुट करो तो ये तो हो गया कैंसिल, यानी कि ये वाला फंक्शन बन गया हमारा, ये वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो फंक्शंस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हमको क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहना है और किसी में कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन की जगह पर फंक्शन की वैल्यूज हमको पुट करना है। अब ये फंक्शंस कितने तरह के हो सकते हैं, है ना जैसे आपको मान लिया बोल दिया कि सर्कल की बात कर ली या फिर कोन की बात कर ली आपसे, है ना, सॉलिड कोन, होलो कोन, इनका वॉल्यूम पूछ लिया ना, कुछ भी दे दिया आपको, जैसे ऐसे आपको फंक्शन दे दिया, h फिक्स कर दिया, बोल दिया r चेंज कर रहे हैं, तो ये सब किसके फंक्शंस कहलाएंगे, r के फंक्शन कहलाएंगे, जो वेरिएबल होगा उसके फंक्शंस कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें होगी, जैसे मान लो आपको स्फीयर दे दिया, है ना, अब बोल दिया कि इसका वॉल्यूम जो है वो इस रेट से चेंज हो रहा है, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर रेडियस r है तो, है ना, सॉलिड है तो होलो होगा तब भी यही होगा वॉल्यूम तो, है ना। तो समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये सब फंक्शंस कहलाएंगे, इस तरह से आपके फंक्शंस आएंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेट होंगे। ठीक, देखो
इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, समझ लो अच्छे से। देखें, जब हम इस तरह से रोटेशन लेते हैं थीटा का, और जब इस तरह से रोटेशन लेते हैं, तो दो अलग अलग तरह के रोटेशंस हो गए। अब हम कौन सा पॉजिटिव कंसीडर करें, कौन सा नेगेटिव कंसीडर करें? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं एंगल को, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी हम रोटेशन लेंगे एंगल का वो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जो भी हम लेंगे वो नेगेटिव होगा। अच्छा, थीटा जो होता है इसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट की जरूरत होती है? दो यूनिट होती है, एक तो डिग्री और दूसरी रेडियन। ठीक है, हम दो चीज में इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एक स्टेरेडियन भी होता है, वो हमारे काम का नहीं है, बस इतना याद रखना है, डिग्री और रेडियन हम दो यूनिट होती है इसकी, उसमें हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक, आगे देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ध्यान देना। सपोज मान लो कि एंगल थीटा है। क्या है ये एंगल? थीटा दिया है। ये आपका क्या कहलाएगा? बेस। ये आपका कहलाएगा हाइपोटेनियस, और ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? इससे देखो, सपोज हमको साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है? अगर ये ध्यान में रखते हुए अगर हमको पता हो, हमने 10th में पढ़कर भी आए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से अगर हमको कोस थीटा लिखना है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? तो इस तरह से हमको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। और इसके अलावा हम क्या लिखते हैं? देखो, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का अपोजिट। ऐसे हम लिखेंगे सेक थीटा, और इसी तरह से हम लिखेंगे कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हमें याद होने चाहिए, एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं जब हमको एंगल निकालना होता है, या फिर हमको और भी चीजें जब ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करनी होती है, तो वहां पर ये सब हमको क्या करता है? हेल्प आउट करता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने याद कर लिए, अब इनका यूज कैसे होता है? तो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो मैथ्स में हमको क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें बहुत सहायता करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, चाहे तो हम हेडिंग भी डाल सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो, इनमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको यहां पर वापस से उनको लिखना है, याद करना है, अच्छे से याद करना है इनको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे देखो, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमको लर्न भी होने चाहिए,
नहीं है तो इनको हमको लर्न करना है। नेक्स्ट cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। इसी में एक और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं जो हमको लर्न करने हैं। आगे देखेंगे, इसी को जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, सपोज क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब हमको यहां पर मान लो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाने तो क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा। ध्यान से देखो, इस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका 1 प्लस cos 2 थीटा, और डिवाइड में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos स्क्वायर थीटा का। ऐसे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है हमको, तो अभी हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना पड़ा था, cos 2 थीटा। ठीक, तो ये उधर चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बना, देखो यहां पर साइन स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूले भी कई बार डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये फॉर्मूले भी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और देखो और कौन कौन से फॉर्मूले लिख सकते हैं हम, मान लो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, देखो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अगर यहां माइनस हुआ तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया tan के फॉर्मूले। और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे मान लो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको दे दिया, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहलाएगा, देखो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। साइन a माइनस b हुआ तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। इसी तरह से और देखो cos a प्लस बी, अगर cos a प्लस बी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। और cos a माइनस b हुआ तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए। और देखो एक दो फंक्शन और होते हैं, माइनस थीटा जो होता है ये कहलाता है आपका माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा आपका कहलाता है कोस थीटा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमको लर्न भी करने हैं और याद होने चाहिए, ये हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। और देखो आगे आपने साइन लॉ पढ़ा होगा। साइन लॉ क्या होता है, देखो यहां पर ध्यान से देखना,
मान लो ये एंगल है अल्फा, ये साइड है ए, ये एंगल है बीटा, ये साइड है बी, और ये एंगल है आपका गामा, और ये साइड है आपकी सी। ठीक है, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दिया है। तो साइन लॉ ये बोलता है ध्यान से, साइन लॉ ये बोलता है कि साइन अल्फा बाई ए इक्वल्स टू साइन बीटा बाई बी इक्वल्स टू साइन गामा बाई सी। ये आपका साइन लॉ कहलाता है। यानी कि जो हम एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड डिवाइड में, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड डिवाइड में, ये साइन लॉ कहलाता है आपका। इस तरह से कैसे, साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी साइन गामा अपॉन सी, ये रिलेशन होता है। अगर हमको साइड्स पता है और एंगल पता है तो हम इस रिलेशन के थ्रू और भी चीजें यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका एक कोस रूल भी होता है, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल है ना, पहले इसको लिखेंगे हम। कोसाइन रूल क्या होता है इसको नोट डाउन करेंगे हम। कोसाइन रूल होता है हमारा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर इस तरह से ट्रायंगल आपको गिवन है तो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको लर्न करने, याद करने अच्छे से। आगे देखो, अब इनका यूज कैसे होगा, इनको यूज करना कैसे, कैसे क्वेश्चंस में हम इनको बनाएंगे। जैसे अभी हमने बात की थी साइन ए प्लस बी की, साइन ए माइनस बी की, है ना। जैसे आपको पूछ लिया जाए, सपोज आपसे पूछ लिया कि साइन 15 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, फाइंड आउट करो। कितने की, साइन 15 डिग्री की। अब देखो साइन 0 की, साइन 30 की, 45 की, 60, 90, ये सब तो हम लर्न करके आते हैं, लेकिन 15 डिग्री की हमने अभी तक लर्न नहीं की है। अब कैसे करेंगे इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, हमको हमारे टूल्स याद में रखने हैं। जो टूल्स हमने अभी सीखे हैं वो टूल्स याद में रखने हैं। अब इसको हम किसी ना किसी तरह से ऐसे इसको ब्रेक करेंगे कि हम इसको सोल्व कर पाए। यानी कि 15 डिग्री को हमको ऐसे लिखना है, जो एंगल्स हमको याद है, जो आइडियल एंगल है। कैसे, जैसे या तो 30 में, 45 में, 60 में, 90 में, कुछ तो जोड़ तोड़ हमको करना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है 15 डिग्री। अब ध्यान देना इधर, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको 45 माइनस 30 डिग्री लिखता हूं तो क्या इसमें कोई चेंज आया, नहीं आया, 15 डिग्री के लाए गए। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे चेंज किया तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस साइन ए, सॉरी, साइन ए माइनस बी का हमको फॉर्मूला लिखना है। ध्यान देना, यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखो साइन ए कोस बी, माइनस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ध्यान से देखना, यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, साइन ए यानी ए की जगह पर क्या आएगा हमारा 45 डिग्री, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, साइन 45 डिग्री, कोस बी यानी कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए यानी कोस ए 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब देखो हमको 45 की वैल्यू पता है,
cos 30 की पता है, cos 45 की पता है, sin 30 की, इन सबकी वैल्यूज हमको यहाँ पता है। नहीं पता है तो अभी मैं आपको एक टेबल लिखा दूंगा, जिस टेबल में हमको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, मैं लिखवा दूंगा वो टेबल। देखो 1/√2, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, और sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ फंक्शन में देखो 1/√2 को 1/2√2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या मिला आपको, √3 + 1, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, √3 + 1/√2। ये किसकी वैल्यू मिली हमको, sin 15 डिग्री की वैल्यू मिली है ना। और देखो इसमें और क्या कर सकते हैं, सपोज आपसे पूछ लिया sin 75 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगेन वही क्वेश्चन है, अब इसको हमको कैसे फाइंड आउट करना है, हमको उसी तरह से इसको तोड़ना है जैसे हमने थोड़ी देर पहले तोड़ा था। ऐसे दो एंगल्स में तोड़ना है जिनकी वैल्यूज हमको पता हो, या तो प्लस करने से ये बने या फिर माइनस करने से ये बने। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आसपास वाले एंगल देखा करो। 75 के पास वाला एंगल कितना हुआ, 90। अब 90 में से किसको माइनस करें, 15 को, तो 90 की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन 15 की वैल्यू फिर हमको पता नहीं है, तो मतलब 90 तो नहीं होगा। अब इसके पीछे आओ, इसके पीछे आओगे तो कितना आ गया, 60। अब 60 में 15 प्लस करो तो अगेन 15 आ गया, तो 15 हमसे बनेगा नहीं। अब क्या करो, या तो 90 से ऊपर जाना पड़ेगा या 60 से नीचे आना पड़ेगा। 60 से नीचे आओगे तो कितना आ गया, 45। अगर 45 में 30 ऐड करोगे तो क्या 75 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये देखो यहां, इसका मतलब हो गया 75। फॉर्मूला sin A cos B माइनस cos A sin B, वैल्यूज पुट करेंगे, sin 45 cos 30 cos 45 sin 30, sin 45 की वैल्यू 1/√2। देखो लगभग वैसा ही आ रहा है सेम, बस बीच में माइनस का साइन आ रहा है यहां पे। तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, देखो √3 - 1/2√2, किसकी वैल्यू आ गई है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो यहां पर टूल्स ने हेल्प की नहीं की हमारी, ये जो जितने भी टूल्स हमने फॉर्मूले लिखे ये सब टूल्स कहलाते हैं, इन टूल्स ने हमारी हेल्प की तो हम यहां पर इसका आंसर ला पाए। ठीक है, अब आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, है ना, आप खुद ट्राई करोगे इसको। एग्जांपल, ये दोनों वैल्यूज आपको ट्राई करनी है, cos 15 डिग्री की और cos 75 डिग्री की, और वैल्यूज बता रहा हूं मैं, tan 15 डिग्री की और tan 75 डिग्री, क्योंकि मैंने tan A + B का भी आपको फॉर्मूला लिखा है। तो इन चारों वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो sin A + B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin A cos B + cos A sin B। इसी तरह से sin A - B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान देना, sin A cos B माइनस cos A sin B। और देखो इसमें cos A + B का फॉर्मूला लिखना है, क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। ये फॉर्मूले हमको ऐसे लर्न करने हैं। और देखो tan A + B का फॉर्मूला तो मैं वैसे भी लिखवा चुका हूं, तो ये कुछ फॉर्मूले जो हमको क्या करने हैं, यहाँ पे लर्न करने हैं, है ना।
ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमको याद करने हैं। और देखो और कौन से फॉर्मूले हैं, और साइन रूल वाले फॉर्मूले आते हैं आपके। साइन रूल, अब साइन रूल क्या होता है इसको समझना है ऐसे। जैसे सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए के सामने आपको दिया अल्फा, यहां पर एंगल है बीटा और यहां पर एंगल है गामा। तो साइन रूल ये बोलता है ध्यान से देखना कि साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन सी, ठीक है। ये साइन रूल कहलाता है ना। अगर इस तरह से ट्राइंगल दिया हो, ए साइड दी है, बी साइड दी है, एंगल दिया है, तो हम इस रिलेशन के थ्रू हम क्वेश्चंस को सोल्व करके आराम से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल भी होता है इसी तरह से। मान लो आपको ट्राइंगल गिवन हो, ठीक मान लो ये सी है, ये एंगल है थीटा, ये ए है और ये बी है ना। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है, कोसाइन रूल बोलता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अगर हमको एंगल गिवन है, कोई भी दो साइड्स गिवन है, तो हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, कोसाइन रूल कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, अच्छे से सब कुछ पढ़ा होगा, हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से वापस से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।